अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कुछ दिन पहले तक भारत दुनिया को आंखें दिखा रहा था, अपनी उभरती हुई मईशत और ताकत के गुरूर में मुब्तला था, सिफारती ताल्लुकात को अहमियत नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि अमरीका और कनाडा समेत मगरबी ममालिक भी अपने शहरियों के खिलाफ अपनी ही सरजमीन पर भारतीय कार्रवाइयों का इल्जाम लगा रहे थे। कनाडा में तो यह बहुत बड़ा सिफारती तनाज़ा बन गया था। ताहम अमरीका समेत दीगर मगरबी ममालिक भारतीय इक़दामात को बज़ाहिर नज़रअंदाज कर रहे थे, जिससे मोदी हुकूमत इस खुशफहमी या गलतफहमी में मुब्तला हो गई कि अब भारत दुनिया के इशारों पर नहीं बल्कि दुनिया भारत के इशारों पर चलेगी। और भारत का अपने हमसायों के हवाले से तो यह ख्याल था कि चीन को हटाकर पाकिस्तान हो या कोई दूसरा हमसाया मुल्क, वो भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। मगर पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद भारत को बैनुल-अक़वामी मीडिया और ममालिक में शर्मिंदगी और तन्हाई का सामना है। इसलिए हालिया सिफारती नाकामी, इंटरनेशनल मीडिया में बयानिया बनाने में नाकामी, पाकिस्तान पर अस्करी बालादस्ती कायम करने में नाकामी, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने में नाकामी और अपने अवाम और अपोजिशन को कायल करने में नाकामी के बाद अब मोदी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू कर दी है ताकि भारत बैनुल-अक़वामी बिरादरी में फौरी तौर पर अपनी साख बहाल कर सके। मगर जवाब में पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में इसी तरह का एक आला सिफारती वफ़द तश्कील दे दिया है, जो अमरीका, बरतानिया और फ्रांस जैसे अहम ममालिक का दौरा करेगा और भारतीय प्रोपेगेंडा का काउंटर करने के साथ साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दिए गए इस अहम सिफारती वफ़द में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। साथ ही आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए हैं, जहाँ वो चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। इस सिलसिले में अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँच रहे हैं। इससे पहले सिफारती सतह पर भारतीय बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए मोदी हुकूमत ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों के 51 अरकान पर मुश्तमिल 7 ग्रुप्स तश्कील दिए हैं, जो भारतीय मीडिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद ममालिक का दौरा करेंगे। तहम इस मामले पर भी कांग्रेस बीजेपी हुकूमत के तरीक़ाकार पर एतराज़ात उठा रही है, मुल्क को जोड़ने के बजाय तकसीम करने का इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि बीजेपी हुकूमत ने कांग्रेस के फराहम करदा नामों के बजाय अपनी मर्जी से कांग्रेस अरकान को इस सिफारती मुहिम के लिए मुंतखब कर लिया है। कांग्रेस के मारूफ रहनुमा शशि थरूर को भी एक ग्रुप की सरबराही दी गई है, मगर उनका नाम कांग्रेस ने नहीं दिया था। मोदी हुकूमत दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रही है, मगर सूरत हाल यह है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस मुसलसल नरेंद्र मोदी की खामोशी, वजीर खारजा जयशंकर के बयान और वजीर आजम मोदी के ट्रंप के साथ ताल्लुकात के बड़े बड़े दावों को लेकर बयानियां बना रही है। आज भी कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वजीर खारजा जयशंकर की खामोशी ना सिर्फ सूरत हाल वाज़े कर रही है बल्कि वाज़े सबूत फराम कर रही है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय तैयारे खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को भारतीय कार्रवाई का पहले से पता था। ये कोई कोताही नहीं बल्कि जुर्म था और कौम सच जानने की हकदार है। इसके अलावा कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जयशंकर के बयान से पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दें कि भारत के कितने जहाज गिरे हैं। उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह कांग्रेस वजीर आजम मोदी के पुराने क्लिप्स शेयर करके सवाल उठा रही है कि कभी मोदी के भक्त इस वीडियो को देखकर जोश में आ जाते थे और अब उनके साबिक भक्त इसी वीडियो को जस्ट फॉर लाफ्स के तौर पर शेयर कर रहे हैं। वक्त बहुत तेजी से बदलता है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप से दोस्ती के दावों पर ही नहीं, साबिक सदर ओबामा के साथ दोस्ती के दावों पर भी ताने दिए जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, जिस क्लिप का हवाला दिया जा रहा है उसमें वजीर आजम मोदी साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा से अपनी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी के बारे में क्या क्या दावे करते थे और कहते थे कि वो और बराक ओबामा तू तड़ाक से बात करते हैं। इस पर भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि ओबामा मोदी से किस ज़बान में तू तड़ाक करते थे। देखिए, भारतीय फिल्म स्टार अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू में मोदी क्या कह रहे थे। एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले, मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है? जी मुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं, मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है
मतलब आपको नींद आती नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। इसी तरह किसी का डिक्टेशन ना लेने और ट्रंप का दोस्त होने के दावेदार वजीर आजम मोदी को भारत में ताने पड़ रहे हैं कि यूक्रेन के सदर जेलेंस्की और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के सरबराह टिम कुक समेत सब ही ट्रंप को जवाब दे देते हैं, मगर पता नहीं क्यों वजीर आजम मोदी खामोश हो जाते हैं। भारत में खुद को बड़ी ताकत समझने और एरोगेंस का ये हाल हो गया था कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती के गुन गाने वाले और ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर मोदी के साथ उनकी तस्वीर लगाकर फख्र से दे आर बैक कहने वाला मोदी का हामी मीडिया अब कह रहा है कि ट्रंप होता कौन है, ट्रंप की हैसियत क्या है। राम गोस्वामी ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका भारत को एक मुआशी खतरा समझता है क्योंकि मजबूत मईशत भारत की है, अमेरिका की नहीं। वज़ीर आज़म मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी के चैनल पर जो साफ़ी ये सवाल उठा रही कि ट्रंप कौन होता है, उनकी सुनता कौन है, उन्हें कांग्रेस ये याद दिला रही है कि अभी जब सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान कतर गए थे तो चैनल के मालिक मुकेश अंबानी ने ट्रंप से 25 सेकंड की मुलाकात के लिए दोहा का लंबा सफ़र किया था। इसके अलावा भारतीय मीडिया में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की खबरों को दबाया गया। रफाल गिरने का सवाल हुआ तो खुद भारतीय फौज ने यहाँ तक मान लिया कि जंग में नुकसान तो होता है, मगर हम फिलहाल तफसीलात नहीं बता सकते। मगर जब बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बार बार खबरें सामने आई तो भारतीय मीडिया ने यह मान लिया कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए हैं, लेकिन इस पर भी भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो गिरे हैं वो असल में तैयारे थे ही नहीं। खुद ही मीडिया के इन मज़े का खेज दावों के बावजूद भारत में सवाल फिर भी उठ रहा है कि पाकिस्तान ने रफाल तैयारे मार गिराए हैं। भारतीय तज्ज़ियाकार साफ़ी बार बार ये बता रहे हैं कि रफाल तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत इस पर खामोश है। भारत में आज़ाद समझे जाने वाले सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भारतीय मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मोदी के हामी भारतीय चैनल झूठी खबरें फैलाते रहे। वज़ीर आज़म मोदी भारत में सवाल उठाने वालों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मगर आलमी मीडिया भी मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई, नाज़रीन को गलत मालूमात पहुँचाई, मज़े का खेज दावे किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। अल जज़ीरा ने भारतीय मीडिया की सनसनीखेज़ी और हक़ाइक़ से आ रही सहाफ़त पर एक रिपोर्ट नशर की। Looking at India, specifically its media ecosystem. अगर भारत खास तौर पर उसके मीडिया इकोसिस्टम को देखा जाए तो ये शोर शराबे से भरपूर है, जहां सैकड़ों मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स मौजूद हैं, जिनमें से कई चैनल्स जंगी जज्बात भड़काने, सनसनीखेजी और नफरत अंगेजी पैदा करने की सलाहियत की वजह से बदनाम है। और ये सब उस वक्त ज्यादा खुलकर सामने आया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी। भारत के मुतबादिल मीडिया इदारे, जिनमें से कई वो लोग चला रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से मायूस होकर अलग हुए, वो अब इस खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी रसाई उन बड़े और बेहतर कॉर्पोरेट फंडेड मीडिया इदारों के मुकाबले में बहुत महदूद है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया के हवाले से लिखा है कि भारत का नशरियाती मीडिया अपने ही नाजरीन पर जंग मुसल्लत कर रहा है। इस रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि वो लोग जो हालिया रातों के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान फिजाई झड़पों को बगौर देख रहे थे, वो भी शायद ज़मीन हिला देने वाले कुछ इंतहाई सनसनीखेज़ वाक़यात से लाइल्म रहे। उन्हें शायद मालूम ना हो सका कि भारतीय बहरिया ने कराची की बंदरगाह पर हमले कर दिए और भारतीय फ़ौज ने बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर कर ली। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक बंकर में छुप गए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बगावत के बाद बरतरफ कर दिया गया। ये तमाम वाक़यात भारत के अखबारात, यहाँ तक के बज़ाहिर मोतबर मगरबी जरीदों में भी नज़र नहीं आए। आखिर क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी वाक़या हकीकत में पेश ही नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय नशरियाती इदारों ने हर मन घड़त कहानी को हकीकत के तौर पर नशर कर दिया। पस मंजर में सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं और एनिमेटेड लड़ाका तैयारे स्क्रीन पर दौड़ते रहे, मगर अगर एक तरफ खबरें सिर्फ इश्तियाल अंगेज थीं तो तबसरे मुकम्मल तौर पर होशो हवास से आ रही थे। एक एंकर ने मुतालबा कर दिया कि कराची को आग लगा दो, पूरे शहर को उड़ा दो। एक और भारतीय चैनल पर एक साबिक फौजी अफसर ने ईरान के वजीर खारजा के लिए इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से एक छोटा सा सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में भारतीय टेलीविजन मीडिया ने सोशल मीडिया तक को एक संजीदा प्लेटफॉर्म जाहिर करने का हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दे दिया है। भारतीय टीवी चैनल्स ने काफी वक्त पहले ही सच पर मबनी सहाफत से ताल्लुक खत्म कर लिया था। हर रात टीवी पर भारतीय एंकर्स हुकूमत और वजीर आज़म मोदी की तारीफों के पुल बांधते हैं, ऑपोजिशन का मजाक उड़ाते हैं, अक़लियतों और गैर मुल्कियों को हकीर समझते हैं और लाइव प्रोग्राम्स में मामूली इख्तिलाफ करने वाले मेहमानों की तौहीन करते हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कौम परस्त नाजरीन इस तमाशे को एक तफरीह के तौर पर देखते हैं, जैसे ये सूट पहने हुए अफराद का रेसलिंग शो हो, लेकिन इसके पीछे एक मंतक जरूर है। भारतीय टीवी न्यूज़ का मकसद भारत की हिमायत करना है जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में है, और उसके दुश्मनों को मिटाना है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों का शदीद कौम परस्ती पर मबनी बयानियाँ दरअसल कई दहाइयों से जारी तनज़ुली की इंतहा है।
लेकिन जैसा कि भारतीय मीडिया की नक्काद मनीषा पांडे कहती हैं कि अगर आप खुद को कौम परस्त न्यूज़ चैनल कहते हैं तो कम से कम कौमी मफाद ही का ख्याल रख लें। टेलीविजन पर एक शख्स तो दुआ कर रहा था कि भारत के मुस्तकबिल के लिए काश पाकिस्तान भारत पर हमला करने की गलती कर बैठे, फिर देखना कितना मजा आएगा। अगर कौम परस्त मीडिया का एक काम यह है कि रियासत का पैगाम अवाम और दुनिया तक पहुंचाए, तो टीवी न्यूज़ इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। भारत एक मजलूम के बजाय हमला आवर के तौर पर सामने आया। द इकोनॉमिस्ट ने मजीद लिखा है कि दाखिली मुहाज पर भी भारतीय टीवी न्यूज़ ने अपने ही नाजरीन के साथ ज्यादती की। ड्रोन हमलों और इज्तिमाई खुदकुश हमलों से मुताल्लिक गुमराहकुन इत्तलात को दबाने के बजाय फैलाया गया। सरहदी इलाकों की आवाम जो बिजली की बंदिशों और ड्रोन हमलों का असल निशाना बने हुए थे, वो हकीकत जानने के लिए तड़पते रहे। बीजेपी को पहुंचने वाला नुकसान भी कुछ कम नहीं है। टीवी देखने वाले भारतीय शहरियों को लगा कि उनका मुल्क पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटाने के दिहाने पर है। उनको यकीन था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मजबूत क़यादत में भारत बिलाखिर पाकिस्तान का मुकम्मल खात्मा करने वाला है। लिहाजा जब अमरीकी सदर ट्रंप ने 10 मई को अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया तो भारतीय नाजरीन को सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा और ये मायूसी जल्द ही गुस्से में बदल गई। भारतीय टीवी चैनल्स पर आजकल आम जारहाना सहाफत की बुनियाद रखने वाले अर्नब गोस्वामी ने लाइव नशरियात में गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में एक बार फिर हद से तजावुज किया है। मैं सीज फायर को नहीं मानता। अर्नब गोस्वामी के गुस्से से भरपूर प्रोग्राम्स देखने वाले नाराज भारतीय कौम परस्त नाजरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के सेक्रेटरी खारजा और उनके अहले खाना को गद्दारी के ताने देते हुए जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। 12 मई को भारतीय वजीर आजम मोदी ने कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मजबूत नजर आने की कोशिश की और इस बात की तरदीद की कि भारत पाकिस्तान के साथ वसी मुज़ाकरात करने जा रहा है, जैसा कि अमेरिका ने दावा किया था। साथ ही बीजेपी ने मुल्क भर में फतह की रैलियों का ऐलान भी कर दिया। लेकिन भारत में कम ही लोग वाकई इस फतह पर यकीन रखते हैं जो मोदी की हुकूमत पेश कर रही है। इसका सेहरा बीजेपी अपने ही हिमायती मीडिया को दे सकती है। इसके अलावा जंग के शोर में भारतीय मीडिया ने झूठ को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इस हेडलाइन के साथ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया से मुताल्लिक लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के दौरान यहाँ तक के कुछ तवील अरसे से काबिल एतमाद समझे जाने वाले इदारों ने भी गैर मुसद्दिका मालूमात और मन घड़त कहानियां रिपोर्ट की। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में भारत की जबरदस्त कामयाबियों का तफसील से जिक्र किया गया, जैसा कि भारत ने पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया, 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए और कराची बंदरगाह के एक हिस्से को तबाह कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी खबर सच नहीं थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। यह एक ऐसा रुझान था जिसने उन तज्जियाकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया जो भारत में कभी आज़ाद ख्याल समझे जाने वाले ज़राए अबलाग की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सबसे पहले खबर देने की दौड़ और जंगी जुनून से भरपूर रिपोर्टिंग का अंदाज 4 रोज़ा तनाज़े के दौरान अपनी इंतहा को पहुंच गया, जब एंकर्स और तज्जियाकार 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग के चीयर लीडर्स बन गए। कुछ मारूफ भारतीय टीवी चैनल्स ने गैर मुसद्दिका मालूमात नशर की, हता के मन घड़त कहानियां भी पेश कर दी। भारतीय न्यूज़ आउटलेट्स ने एक मुबैना भारतीय हमले की खबर भी दे दी, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर बेस पर हमला हो गया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गई है। इन खबरों में वो नक्शे भी शेयर कर दिए गए जिनमें दावा किया गया कि हमले कहाँ हुए थे, लेकिन इन दावों के हक में कोई सबूत मौजूद ही नहीं था। भारतीय बहरिया की जानिब से कराची पर हमले की कहानी भी बड़े पैमाने पर फैलाई गई, ताहम अब इसकी तरदीद हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन भारत में किसी जमाने में मुतहर्रिक समझे जाने वाले सहाफती मंजरनामे को पहुंचने वाला एक ताज़ा झटका है। 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से भारत में आज़ादी इज़हार राय में मुसलसल कमी आई है। कई मीडिया इदारों पर दबाव डाला गया कि वो ऐसी खबरें दबाएं जो मोदी हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दीगर इदारे खुसूसन बड़े टीवी चैनल्स हुकूमती पॉलिसियों की तशहीर में मसरूफ़ हो चुके हैं। कुछ छोटे खुद मुख्तार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ज़्यादा जिम्मेदाराना सहाफ़त का रास्ता अपनाया है, लेकिन उनकी रसाई महदूद है। भारत के मारूफ तरीन सहाफ़ियों में से एक और इंडिया टुडे टीवी चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने नाजरीन से ऑन एयर माफ़ी मांगी कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की ऐसी खबरें नशर की जो साबित नहीं हो सकी। हफ्ते को अपने यूट्यूब व्लॉग में राजदीप सरदेसाई ने एक बार फिर मुआज़रत की और कहा इनमें से कुछ झूठ दरअसल कौमी मफाद के नाम पर दाएं बाजू की डिसइंफॉर्मेशन मशीनरी की एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा थे और 24 घंटे नशर होने वाले न्यूज़ चैनल्स बाज़ औक़ात ऐसे जाल में फंस जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 करोड़ से ज़ायद घरानों के पास टेलीविजन सेट मौजूद
मौजूद है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक तकरीबन 450 निजी टीवी चैनल सिर्फ खबरों के लिए मुख्तस हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि टेलीविजन भारत में मालूमात का एक अहम जरिया है। गुज़िश्ता हफ्ते कई मारूफ भारतीय टीवी चैनल्स ने यह खबर नशर की कि भारतीय बहरिया ने कराची पर हमला कर दिया है। ये रिपोर्ट्स तेजी से फैल गईं। कराची और कराची पोर्ट जैसे अल्फाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लगे और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर गर्दिश करने लगी जिनमें धमाकों के नतीजे में शहर पर छाए हुए सियाह बादल दिखाए गए। ताहम बाद में फैक्ट चेकर्स ने इंकिशाफ किया कि यह तस्वीर दरअसल गजा की थी, ना कि कराची की। तनाज़े के इख्तिताम के बाद अपनी ब्रीफिंग में भारतीय बहरिया ने बताया कि कराची पर कोई हमला नहीं किया गया था। इस सारी सूरत हाल में भी भारत में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी के रहनुमा और उनके हामी भारतीय सहाफ़ी उन लोगों को पाकिस्तान और चीन की तरह का दुश्मन बता रहे हैं और ये बात खुद भारतीय सहाफ़ी अल जज़ीरा को बता रहे हैं। In a recent article, a journalist very close to the बीजेपी से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक सहाफ़ी जो एक सेंट्रिस्ट मीडिया इदारे के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपना एक हालिया आर्टिकल लिखा है कि भारत इस वक्त 2.5 महाजों पर जंग लड़ रहा है। 2 महाज पाकिस्तान और चीन हैं और आधा महाज वो लोग हैं जो भारत के अंदर से सवालात उठा रहे हैं, यानी वो लोग जो सवालात पूछते हैं कि मोदी हुकूमत क्या करना चाहती है या इस जंग में इसका मकसद क्या है। वो लोग बज़ाहिर भारत को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग पाकिस्तान या चीन जितने ही दुश्मन और यही बयानिया बीजेपी को दे रही है। पाकिस्तान और चाइना साथ ही भारतीय चैनल्स पर नौजवानों को और बच्चों को बिठाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, मगर जब वो झूठी खबरों पर सवाल कर रहे हैं तो देखिए कैसे एंकर उनसे माइक छीन रही हैं। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। इसी तरह भारत में नरेंद्र मोदी जहां अपनी शिकस्त पर कामयाबी का ढंढोरा पीट रहे हैं, वहीं वो हमेशा की तरह फौज से ज़्यादा खुद अपने पोस्टर्स और मीडिया के जरिए कामयाबी का सारा क्रेडिट ले रहे हैं, मगर अब इस पर भी भारतीय अवाम सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के जरिए अपने अवाम में सेंटीमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इंटरनेशनली सेंटीमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और इसके लिए अब 51 अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद वो बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स में भेज रहे हैं। पाकिस्तान भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में अपना वफ्द भेज रहा है। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर मौजूद होंगी जो इस वफ्द का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्या पैगाम लेके जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। भारत अपने वफूद भेज रहा है दुनिया में ताकि अपने बयानिए पर कन्विंस करे। दुनिया न बैनुल-अक़वामी मीडिया ने अभी तक माना है, ना ही दुनिया ने माना है। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में अपना वफ्द भेज रहा है। हिना रब्बानी खर साहिबा साबिक वज़ीर ख़ारजा उस वफ्द का हिस्सा है। खर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खर साहिबा ज़ाहिर एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें भारत में वाक़या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मगर दुनिया ने उस तरीके से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने नहीं लगाया। अब जब वो अपना वफ्द भेज रहे हैं, आपका वफ्द क्या पैगाम लेके जा रहा है दुनिया के लिए? देखिए, पहले तो शायद को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि वो अपना वक्त भेज रहे तो हम अपना वक्त भेज रहे। आई थिंक हमारे तो वक्त भेजने की इतला या जो उससे पहले ही आ गई थी, कि बल्कि इंडिया के ट्राई करने से पहले भी आ गई थी, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की जंग नैरेटिव की जंग नहीं है। एंड आई थिंक हमें इससे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम कोई किसी को अपना बयानिया समझाने की कोशिश नहीं करें। हम लोगों को इस खित्ते की रियलिटी और इस खित्ते में जो एक जंगी माहौल, एक ऐसे मुल्क में जिसको दुनिया में इन समय इम्प्यूनिटी दी कि जी आप कर लें जो आपने करना है, क्योंकि आप तो हमारी मजबूरी है, इसलिए आप मुसलमानों का गला घोटते हैं, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, आप कश्मीर को री एनेक्स कर लें, आप पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक कर दें, फाइटर जेट्स भेज दें, नो इट्स फाइन, इट्स ओके, यू हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उनका वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इंडिया के सोशल फैब्रिक का हिस्सा बनाना इस हद तक जुनूनी हद तक चल गया कि एनी इलेक्शन में कोई भी चीज इस्तेमाल करके वो उसको एक वेपनाइज कर दिया। उन्होंने खित्ते के पीस, से उन्होंने खित्ते के पीस को वेपनाइज किया, दूसरा उन्होंने टेररिज्म को वेपनाइज किया। और ये बात पहले जब हम SCO में और मिस्टर भुट्टो ज़रदारी वेंट, तो उस वक्त हमने ये इस्तेमाल किया था फ्रेज कि वेपनाइजेशन ऑफ टेररिज्म। तो उसका क्या मतलब है कि टेररिज्म जो कि एक असल मसला है, एक असल प्रॉब्लम है, आप उसको अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें, नॉट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बट टू यूज इट फॉर योर बेनिफिट। और वो बेनिफिट भी किस चीज के लिए, गलत चीज के लिए। तो इस वक्त मेरे नजर में पाकिस्तान जिस तरफ खड़ा है और इंडिया जिस चीज को दुनिया को कह रही है कि हाँ हमें ये प्रेसिडेंट सेट करने दें और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाने दें,
यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ाने दें, आर्टिकल 25 को भी भूल जाते हैं, आर्टिकल 51 को भी भूल जाते हैं, बिकॉज इंडिया हैज इम्प्यूनिटी। ये जो उनका एक पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ था ना इल्यूजन कि वी कैन गेट अवे विद मर्डर, वो हो गई है अब बर्स्ट इन सम डेज। और अक्लमंद वो लोग होते हैं जैसे हमारे चीनी भाई है, जो अपनी पहले अपने आप को इतना तगड़ा करते हैं या इतने ताकतवर करते हैं कि वो ऐसा पंगा नहीं जिसमें उनको वापस खानी ना पड़े। आप जब मिलिट्री जेट्स भेजते हैं, आपके जेट्स भी चले जाते हैं, आप पायलट्स भी काम छोड़ जाते हैं, बट आपके फिर भी आप नैरेटिव आपके साथ साथ शेप ऐसा कर सकते हैं विच डजंट रिफ्लेक्ट योर रियलिटी। नैरेटिव्स ऑलवेज हैव टू बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ the region, of the country, of what happened on the ground rather than what you want people to see. So I think I'm very inshallah confident कि पाकिस्तान को नैरेटिव शेपिंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ दुनिया को ये समझाने की जरूरत है कि आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो हमारी रीजनल सिक्योरिटी में उसका इम्पैक्ट आया है वो बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पे दो न्यूक्लियर स्टेट्स है, एक खुदा ना खास्ता फिलिस्तीन और इजराइल वाला मामला भी नहीं है कि एक बहुत पावरफुल है, वो जो मर्जी कर ले, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे जब भी आप एडवेंचरिज्म करते हैं आपको मुंह भी खानी पड़ती है, बट अगर आप फिर भी करते रहेंगे तो ये एस्केलेशन लेवल कभी ऐसा हो सकता है दैट यू रन आउट ऑफ गुड लक एंड खुदा ना खास्ता दैट टाइम कम्स, देन ये रीजनल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इट विल बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। और ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है जब आप खुद फॉरेन मिनिस्टर रही, पाकिस्तान ने एक ऐसा वक्त देखा है जहां पाकिस्तान को हर तरफ से मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ता था। अभी जब आप भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करने गए तो कहीं ना कहीं बैरूनी मुल्क के सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के पास्ट का जिक्र किया। आपको लगता है वो सिचुएशन है अब कि बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स में इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है, अब पाकिस्तान की पॉलिसी वो नहीं है और उस सख्त सवालात का सामना या उस सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा? अगर किसी का आप समझें कि अभी हमने दुनिया में क्या देख लिया कि वैल्यू सिस्टम की जो हम बात करते हैं वो हमने फलस्तीन इजराइल के सिलसिले में देख ली, हमने बाकी जगहों में भी यूक्रेन और रशिया का अगर आप कंपैरिजन करें कि क्लियरली पॉलिटिक्स का एक बड़ा रूल है कि आपके इंटरेस्ट आपकी पॉलिसी डिटरमिन करते हैं और रियलिज्म इसी को कहते हैं। आप इसको ऑफेंसिव रियलिज्म कहें, रियलिज्म कहें, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन क्या आप इंडिया ने, क्योंकि इस 7 सालों में 2019 से अब तक सिर्फ पाकिस्तान, उन्होंने कैनेडियन सॉइल में भी ये करने की कोशिश की। तो जब आप आई जेन्युइनली बिलीव कि जयशंकर साहब और मोदी साहब punched beyond their weight, right? So there are certain murders you can get away with, and there are certain things which is really punching beyond your weight. When Prime Minister Trudeau ने उनको कॉल आउट किया, अमेरिकन सॉइल में भी तो इस वक्त हमारा बयानिया इज बेस्ड ऑन आवर रियलिटी और यकीनन लोग कहेंगे और कहते रहेंगे कि जी आप उनके मुझसे ये निकला वो निकला, लेकिन इस वक्त आई थिंक वी आर इन ए पोजिशन जहाँ हम ये बता सकें कि हम पाकिस्तान के प्रेजेंट की बात करें, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीख के आगे जाके प्रॉस्पेरिटी पीस नेगोशिएशन डायलॉग में बिलीव किया है बजाय इसके कि एनार्की और केओस में और बिलिजेंस में। और देखिए इंडिया का सबसे पहले इंडिया का ये कहना कि जी हम तो डायलॉग और नेगोशिएशन में यकीन नहीं करते और हम इन्वेस्टिगेशन में भी यकीन नहीं करते और हम इंटरनेशनल, हमने कह दिया कश्मीर हमारा तो हमारा, अब आप लोग सारे मान जाए। सो फ्रॉम देयर ओन बिहेवियर देखिए नेशनल इंटरेस्ट लोगों को इस तरफ गाइड करते हैं कि वो फिर भी थोड़ा बहुत इंडिया की, थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद तक इंडिया की साइड है। और इसी को तो हम कहते हैं इम्प्यूनिटी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द जियोपॉलिटिकल प्ले आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ रीजन। दैट्स व्हाई दैट इज द रियलिटी। ये हमने कोई नैरेटिव शेप तो नहीं किया, ये हम सिर्फ और शायद आप यकीन माने पिछले 10 सालों से बेशक म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो, बेशक बर्लिन पॉलिसी फोरम हो, बेशक मतलब जौन सा भी दुनिया में हमें प्लेटफॉर्म प्राइवेटली एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट प्रोवाइड किया जाता है, हम दुनिया को एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि आप जो इंडिया को एक इम्प्यूनिटी दे रहे हैं उसका हमारे खित्ते के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है। इट इज डेंजरस एंड प्रेसिडेंट्स दैट वी सेटिंग विल एस्केलेट टू अ पॉइंट। और ये सब हम नहीं कह रहे, आई थिंक आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब आई वोंट लाइक टू कॉल इट मुकाबला, बट जब वी हैड टू स्ट्राइक बैक in our offensive defense, I think, तो पूरे खित्ते में सेलिब्रेट हुआ। इंडिया जो आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करती थी, इससे बदनसीब मुल्क कौन सा है
जो अपने खित्ते में आइसोलेट होकर रह गया। इंडिया इस वक्त अपने खित्ते में अपनी जगह, अगर आपके नेबर्स आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उनको आपने अपने खिलाफ कर दिया है, तो इसको जो अच्छी फॉरेन पॉलिसी कहेगा, I would love to be able to meet with them and have a talk with them. और इस सब के कॉन्सिक्वेंस में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर होगा भारत और कहीं ना कहीं हम मसाइल के हल की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इस वक्त आई थिंक इट विल टेक अ व्हाइल कि इंडिया अपनी जो इसने अपनी इल्यूजन अपने लिए बनाई हुई थी ना कि दे कैन गेट अवे विद मर्डर रिपीटेडली, वो इल्यूजन से निकलते निकलते भी उनको वक्त लगेगा। मेरे नजर में हम इस वक्त बहुत ही एक प्रिकेरियस पोजीशन में हैं। एक सकते हैं कि वो अपना वेंट आउट करें जो उनको लगता है कि उन्होंने पूरा एक इल्यूजन ऑफ पावर भी डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी इन सम वेज जो सेल्फ वर्थ थी। और एक देखें, इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ा हुआ था, इंडिया को तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना था ना पूरे खत्ते के लिए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, तो वो तो अपनी बॉर्डर्स को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सका। तो ये जो मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स नॉट ओनली द डिफेंस दैट फेल डाउन, it was really the illusion of India's power and also the democratic India that we have repeatedly told about. जी, हम पार्टनर्स हैं इंडिया के क्योंकि वो हमारी वैल्यूज करते हैं, डेमोक्रेटिक है, फ्री प्रेस है। और क्या हमने इंक्लूजन ऑफ इंडिया सोसाइटी देखी इन 4-5 दिनों में? क्या हमने देखा कि हर किस्म का छूट और हर किस्म की, मतलब वी सॉ एन इम्प्लोजन ऑफ द सोसाइटी लिटरली, कि गलत स्टेटमेंट्स, बदतमीजी, मतलब इट वाज रियली बहुत ही कहते हैं ना, चेहरा सामने आया। वो जो इंडिया सेलिब्रेटेड होता था सेक्युलर एज प्रोग्रेसिव, वो तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया। सो ये उनका ये सब कुछ भी गिर गया नीचे। तो इस वक्त आई थिंक एट सम लेवल पाकिस्तान तो इंडिया को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, इंडिया ने खुद अपने एक्शन से अपने आप को एक्सपोज किया। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा नरवानी खर साहब हमारे साथ ही जिस सोसाइटी में बात कर रही हैं, सवाल उठाने वालों के साथ वहाँ हो क्या रहा है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। भारत में जहां बीजेपी के हामी मीडिया को झूठ बोलने और सच छुपाने की खुली आज़ादी मिली हुई है, बीजेपी रहनुमाओं को कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में गैर मुनासिब ज़बान तक इस्तेमाल करने की आज़ादी है, तो वहीं बीजेपी के हवाले से हक़ाइक़ पर मबनी पोस्ट करने वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी इंतकामी कार्रवाई और बीजेपी की रिवायती सियासत से नहीं बच पा रहे हैं। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को उनकी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बीजेपी के मकामी रहनुमा की शिकायत पर कल गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रोफेसर अली खान ने 8 मई को पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय वज़ारत दिफा की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग्स के हवाले से एक तवील पोस्ट की थी और जहां एक मुसलमान अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी समेत 2 खवातीन को इस अहम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब करने पर खुशी का इज़हार किया था, तो वहीं ये भी लिखा था कि मैं बहुत से दाएं बाजू के मुबस्सिरीन को कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए देखकर खुश हूँ, लेकिन शायद ये लोग इसी तरह मॉब लिंचिंग, घरों को मस्मार करने और बीजेपी की मुनाफरत से मुतासरा अफराद के लिए आवाज़ उठा सकते थे कि उन लोगों को इंडियन शहरी होने के नाते तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। 2 खवातीन फौजियों के जरिए मालूमात देने का नजरिया अहम है, लेकिन इस ऑप्टिक्स को हकीकत में बदलना चाहिए, वरना तो ये महज मुनाफ़क़त है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जो हुकूमत ने दिखाने की कोशिश की है आम मुसलमानों को दरपेश ज़मीनी हकीकत इससे मुख्तलिफ है। इस पोस्ट के बाद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बीजेपी हरियाणा की यूथ विंग के सेक्रेटरी जनरल की शिकायत पर इतवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर बीजेपी का इल्ज़ाम यह है कि वो 2 कौमों के दरमियान मुनाफरत फैला रहे हैं। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदम्बरम ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि मैंने प्रोफेसर अली खान का पूरा ट्वीट पढ़ा है, ट्वीट का कौन सा हिस्सा हरियाणा पुलिस को काबिल एतराज़ और कानून की खिलाफ वर्जी लगा? क्या हरियाणा पुलिस इस पर रोशनी डालेगी? प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर भारतीय प्रोफेसर, सहाफ़ी और एक्टिविस्ट भी आवाज़ उठा रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 1200 अफराद ने प्रोफेसर अली खान के दिफा में एक ओपन लेटर लिखा है। साथ ही ये तनकीद बढ़ रही है कि बीजेपी के हामी अफराद और रहनुमा झूठ बोलें, गलत ज़बान इस्तेमाल करें, कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाएं, कुछ भी करें, मगर उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन बीजेपी की सियासत पर किसी ने तनकीद कर दी तो उसके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, भारत में अब ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सवाल उठाने वाले भारतीय शहरियों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने का खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया है और उन्हें ISI का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों के अंदर भारतीय यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत हरियाणा से 25 साला देविंदर सिंह और भारतीय पंजाब से खातून और एक नामालूम शख्स को भी इन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ही प्रोग्राम में तहरीर दी। अल्लाह हाफ़िज़।